क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। किसे? सहकारिता से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आंसर टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। मिलजुल कर कार्य करने को ही सहकारिता कहा जाता है। जब ऐसे कार्यों का उद्देश्य आर्थिक हो जाता है तो यह अर्थशास्त्र की सहकारिता होती है। अर्थ यह है कि संगठन जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं, सहकारिता कहलाती है। सामुदायिक विकास के लिए सहकारिता बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। कई राज्यों में सहकारिता के माध्यम से ही लोगों ने अपना तथा समुदाय का आर्थिक विकास भी किया है सहकारिता के बदौलत, क्योंकि कहा गया है सहकारिता का अर्थ ही है मिलजुल कर कार्य करना। ओके, नाउ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से जो मैं टाइप कर रहा हूं, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर मैं टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कहा जाता है इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया। अर्थात रॉलेट एक्ट एक तरह से कह सकते काला कानून है, जिसे जबरदस्ती बिना गुनाह कभी उसको पकड़कर उसे सजा दी जाती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। सोशल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं उसे टाइप कर रहा हूं, उसे भी ध्यान से देखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को टाइप करता हूं। क्वेश्चन से इटली के एकीकरण में मेज़नी की क्या योगदान दिया था उसके बारे में बताना है। ठीक है, किसके? इटली के एकीकरण में मेज़नी का योगदान पूछा गया है। तो मैं आंसर टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आंसर है मेज़नी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। ओके, वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का भी समर्थक भी किया था। ओके, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना भी किया, मेज़नी ने। ओके, कहा जाता है उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेज़नी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन का प्रेरित करता रहा। साथ ही साथ मेज़नी को इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता था, बिकॉज इटली के एकीकरण में मेज़नी ने बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ओके, नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आंसर को टाइप करता हूं और आप ध्यान से देखेंगे। आंसर है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। ओके, और धर्म के आधार पर वह नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ सभी धर्मों को समान बराबर मान्यता प्राप्त है। यहाँ सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है और वे अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सभी को बराबर मान्यताएं दी गई है। ओके, से हमारे पास खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। ठीक है, खनिज के संरक्षण प्रबंधन की बात कहा गया है, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं आंसर को टाइप करता हूं। आंसर है खनिज क्षयशील तथा अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं हो, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनकी मात्रा सीमित है। इनकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है, अर्थात ये जो है एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा इसे प्राप्त करने में काफी समय लगता है। ये यदि एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यदि लाभ के लालच में मनुष्य इनका अतिशय दोहन करने लगे हैं तो पुनः इसे प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिस देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है और वह देश खनिज संसाधन में धनी है तो वह उनका निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था संतुलित रखता है। अतः इसके महत्व को समझते हुए इन संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। नए संशोधों के द्वारा दुर्लभ खनिजों के स्थान पर प्रतिस्थापन खनिज को खोजने और विकसित करने की जरूरत होती है, जिससे कि हमारे आने वाला पीढ़ी को भी हम संसाधन बचाकर दे सकते हैं। ऐसे प्रौद्योगिकी एवं शोध को विकसित किया जाए कि खनिजों के अपव्यय को रोका जा सकता है, अर्थात
फालतू का जो खर्च होते हैं खनिज उसे बचाया जा सके, ताकि आने वाला जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं उसे भी टाइप करता हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास है कि रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करना। किसमें? रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आंसर मैं टाइप कर रहा हूं। आंसर है रबी और खरीफ फसल में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। ठीक है, तो रबी फसल का नंबर 1 में बता रहा हूं। रबी की फसल शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होती है तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन तक रहती है। एंड खरीफ फसल का नंबर 1 पॉइंट है, खरीफ फसल मानसून के आगमन से प्रारंभ होकर शीत ऋतु के प्रारंभ तक रहती है। तो वहीं रबी फसल का दूसरा पॉइंट है हमारे पास, गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि फसलें इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। वहीं खरीफ फसल का सेकंड पॉइंट है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और इसके अलावा आदि फसलें इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि खरीफ फसल कहलाते हैं। ये रहा आपको रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी टाइप करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूरी तरीके से पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो आप इसे जरूर से याद कर लें। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल्य मंत्र होता है। जिस देश ने सत्ता की साझेदारी को अपनाया वहां गृह युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो गई है, अर्थात गृह युद्ध नहीं हो पाए। अर्थात इस प्रकार से कहा गया सत्ता की साझेदारी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन हैं, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब हमारी रेलगाड़ी की बात आ गई, छुक छुक करती रेलगाड़ी चलती है उसकी बात। तो चलिए विशेषता पूछा गया, आप तो ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग में आप बता सकते हैं इसकी विशेषताएं बहुत सारे हैं। तो जो विशेषता आप ट्रैवलिंग में महसूस करते हैं, उसके बारे में पढ़े हैं या सुने हैं, वही उसकी विशेषताएं हैं। बुराइयां तो बहुत सारी है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ओके, आंसर हमारे पास है, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट, माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर वैगन तथा मालगाड़ियां लगाई जा रही है। ओके, नंबर 1 पॉइंट आया। बैगन का मतलब यहाँ पर जो कोच होते हैं उसमें डाले, जिसमें सामान लेकर के जाए जाते हैं, उसे कहते हैं बैगन। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है, ट्रेनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंजनों में स्वनियंत्रित युक्ति एसीडी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि दुर्घटना से बचा जाने की, मतलब कि बहुत कम नुकसान हो और उससे बचाया जा सके। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, विश्व में की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियां रूस के बाद हमारे पास भारत में है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रूस, जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है, जहां पे रूस में विद्युतीकृत रेलगाड़ियां सबसे ज्यादा चलती है। तो सेकेंड खुशी यही है कि हमारे भारत में भी अब ऐसा हो गया, जो हमारा भारत सेकेंड नंबर पर आता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कहा जाता है लंबी दूरी गाड़ियां आरंभ की गई है, जैसे जम्मू से कन्याकुमारी तक हिम सागर एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारी ट्रेन चालू की गई है, जो कि लंबी दूरी कम समय में तय कर ले आराम से। इसके अलावा भी बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए बहुत छोटे छोटे गाड़ियां, जैसे डेमू, EMU एवं मेमू रेल सेवाएं उपलब्ध है, जो कि हमारे पटना सिटी में भी उपलब्ध है। मोकामा पटना फास्ट पैसेंजर के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है, जो बहुत ज़्यादा गाड़ियां कहते हैं ना ऑटो की तरह चलती है, जिससे कि सारे लोग इसमें कहते हैं जैसे ऑटो चलती है ना, उस टाइप से इसमें पब्लिक माल लेकर के जाते हैं, साथ ही साथ अपना दिनचर्या इसमें अप डाउन कर करके अपना जीवन यापन भी करते हैं। ओके, तो ये है हमारा भारतीय रेल की कहानियां। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और आंसर को मैं टाइप कर रहा हूं। आंसर है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग बराबर आय है, चाहे वह मानसिक या शारीरिक श्रम करता हो या नहीं करता हो। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय को बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या आदि बुरे ढंग से प्रभावित करती है और निचले स्तर की ओर ले जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग
देना होता है, यह किसी देश के नागरिकों की औसत आय बताती है और इसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है कि एक इंसान की आय क्या है इसके बारे में। ओके, इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता को बताना है कि पांडुलिपि क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है। चलिए मैं आंसर को बता रहा हूं। आंसर हमारे पास है, भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियां को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। ओके, यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्य की रचना होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी हुआ करती थी। पांडुलिपियां की बनावट कठिन होने के एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता की पहुंच से बहुत ही बाहर थी, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ करता था। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, एटीएम क्या है? एकदम फिक्स रहते हैं क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो एटीएम क्या है आप सभी जानते हैं। मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर है, प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम को जन्म दिया। आज इलेक्ट्रॉनिक के कारण ही एटीएम को जन्म मिला है, अर्थात इसका जन्म हुआ है। कहा जाता है एटीएम अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मशीन के उपयोग के लिए एटीएम कार्ड दिया जाता है। हमने जिसका फुल फॉर्म बताया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, जो एटीएम शह डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रणाली के द्वारा 24 घंटे रुपये निकालने एवं जमा करने की सुविधा ग्राहकों को प्राप्त होता है। अर्थात आप दिन भर में कभी भी पैसे निकाल और जमा भी कर सकते हैं। अब तो जमा करने का भी सुविधा दिया गया है। एटीएम संचालन को एक गुप्त कोड दिया जाता है, जिसे हम पिन कोड कहते हैं। आप किसी को ना बताएं तो बेहतर ही है जिसका प्रयोग करके ही एटीएम का संचालन संभव हो पाता है और हम एटीएम से पैसे निकाल पाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग चीज निकल गया है हमारे पूरे भारत में। जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा विकास होता जा रहा है, जिससे कि इंसानों को तो सुविधाएं होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। ओके, चलिए आज का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइप करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन को देखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन में आंसर टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपकरण बनाने हेतु अंगूर के कुछ वृक्षों की प्राप्ति का प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यवसायियों कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों के इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के कुछ गांव से हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। अर्थात ये हमारे चिपको आंदोलन की विशेषताएं हैं। लेकिन हम चिपको आंदोलन बोला जाता है कि आखिर क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के रहने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने जब सरकारी कर्मचारी पेड़ों काटने के लिए आया करते थे अपने फायदे के लिए, तो इन लोगों ने कहा कि अगर पेड़ काटना तो सबसे पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को काटो। अर्थात वो पेड़ से चिपक जाते थे और उसके बाद कहते थे कि पेड़ तभी कटेगा जब आप हमारी मृत्यु करेंगे। इसी प्रकार से उन लोगों ने मिल करके जंगल को अर्थात पेड़ों को बचाया, जिसके कारण वो फेमस हो गए और ये क्रांति ही चिपको आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। और जैसा कि आपको हमने दोनों आंसर बता दिया और क्वेश्चंस भी बता दिया। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। मैं आंसर का टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आंसर है, कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योग घरेलू उद्योग कहलाते हैं, जैसे दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि घरेलू व्यवसाय या उद्योग कहलाते हैं। चावल कुटाई मिल, आटा पिसाई मिल, सरसों तेल पेरने का मिल आदि घरेलू उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कुटीर उद्योग में कम पूंजी एवं कम लोगों की सहायता से उद्योग चलाया जाता है। तो वही जूता निर्माण, पापड़ उद्योग, सेवई उद्योग, धूप बत्ती निर्माण कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के अंतर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी टाइप करते हैं। संघीय सरकार की दो विशेषताओं को बतलाइए। संघीय सरकार की दो विशेषता बतलाना। तो चलिए मैं आंसर टाइप करता हूं।
आंसर है संघीय सरकार की दो विशेषताएं प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट, संघीय सरकार में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। नंबर 2 पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा दूसरा प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय भी होते हैं। इस प्रकार से अंतर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।